कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और हम लोग ने इस चीज के बारे में बात कर ली कि भाई ग्लूकोज दिखता कैसा है। ठीक है, CHO। आगे बढ़ते जाते हैं। पहले इधर क्या, OH, H, इस पर पलट दो, H, OH, तीसरे वाले पर OH, H, इसके बाद वाले पर OH, H और CH2OH। 1 2 3 4 5 6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, तीसरे पर पलट दिया। ये कौन सी फॉर्म का ग्लूकोज है? लास्ट वाले को चेक करो, CH2OH इस साइड, OH इस साइड, यानी ये कौन सी फॉर्म का ग्लूकोज है? ये हमारा डी ग्लूकोज है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि डी और एल फॉर्म का कोई भी लेना देना नहीं होता ऑप्टिकल रोटेशन से, लेकिन हाँ, डी की जो भी फॉर्म होगी और एल की जो भी फॉर्म होगी, इनकी इमेज, इनका जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि अगर डी लेफ्ट साइड में घुमा रहा है या राइट साइड में घुमा रहा है तो एल लेफ्ट साइड में घुमाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, जैसे आर एस का कोई लेना देना नहीं होता कि आर राइट घुमा रहा है या एस लेफ्ट घुमा रहा है ना, इससे कोई लेकिन आर जिस भी फॉर्म में घुमा रहा है एस उसका अपोजिट घुमा रहा है। अब इसके अंदर यदि मैं एल ग्लूकोज बनाना चाहूं तो मैं क्या करूं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एल ग्लूकोज बनाने के लिए मैं क्या सिर्फ लास्ट वाला पलट दूं तो हमारा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लास्ट वाला पलट दूं, बाकियों में कोई चेंज ना करूं? अगर मैं बाकियों में कोई चेंज नहीं करता हूं तो क्या इनके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन आएगा? नहीं। तो डी से एल ग्लूकोज बनाने में ऐसा नहीं है कि आप सीधे सिर्फ एक पलटोगे, आपको सब पलटने पड़ेंगे क्योंकि इनको और इनको ऑब्जेक्ट और इमेज बनानी है। तो OH इधर, देन OH इधर, H इधर, तीसरे वाले में H इधर, OH इधर, चौथे वाले में OH इधर, H इधर, और इसके बाद वाले में CHO। मेरी बात समझ आ रही? ये एक दूसरे के क्या हैं? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ये और ये एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं जरा अगली बात करता हूं। अगर मैं इस ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर देखूं, ठीक है, इस ग्लूकोज के अंदर मैं कायरल सेंटर देखूं तो कायरल सेंटर कितने हैं? जरा कायरल सेंटर की मार्किंग करते हैं। एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, तीन कायरल सेंटर, चार कायरल सेंटर। चार कायरल सेंटर, इसका मतलब क्या है? 2 to the power 4, ये चार ही तो कायरल सेंटर है, यानी कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आपके 16 ही है ना? 16 हमारे क्या हो जाएंगे? इसके टोटल जो आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे वो टोटल फॉर्म कितनी हो जाएंगी? 16 फॉर्म बनेंगी। ठीक है, हर बार आप बदलते जाइए, एक बार इसको फिक्स रख, इसको बदल दीजिए, उसकी इमेज ले लीजिए, इसको बदल दीजिए, इसकी इमेज ली, इसको बदल लीजिए, इसकी इमेज ली, इसको बदल लीजिए, इसकी इमेज ले लीजिए। ठीक है, तो इससे कितनी फॉर्म्स आएंगी? 16 फॉर्म्स। अब अगर इस 16 फॉर्म में किसी ने मुझसे पूछा होता कि आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, तो आंसर क्या होता? 16। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछा होता फाइंड टोटल आइसोमर in case of in case of डी ग्लूकोज, यदि किसी ने मुझसे पूछा होता कि डी ग्लूकोज के जो भी आइसोमर हैं उनको बताइए, अब मेरा जवाब क्या होना चाहिए? क्या मेरा जवाब 16 ही होना चाहिए? चेक करो, अगर मैंने डी कह दिया,
डी कह दिया बच्चों, तो क्या चीज मुझे अब फिक्स करनी पड़ेगी? अब मुझे इस सेंटर को कायरल एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारी फॉर्म्स वो बनानी है जिनमें ये वाली चीज जो है वो एज इट इज रहे। अगर मैंने डी फॉर्म बोल दिया तो इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास जो कायरल रहेंगे वो 3 रहेंगे और सही जवाब होगा कितना? 8 फॉर्म। इसका मतलब मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि जो टोटल 16 फॉर्म बन रही हैं, उन 16 फॉर्म में 8 हमारी डी फॉर्म है और 8 ही हमारी एल फॉर्म है। 8 हमारी डी फॉर्म है और 8 हमारी एल फॉर्म है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ग्लूकोज और बनाकर अब मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो फिर से मुझे एक बार ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है। ये मैंने कहा CHO, डी फॉर्म का ही बना रहा हूं। यहां OH, इधर H, तीसरे पे बदला H, OH, चौथे पे सेम OH, H, अगले वाले पर सेम OH, H, इसके बाद CH2OH। ये है आपका डी ग्लूकोज, इसको बना दिया। अब मैं इस पर कुछ रिएक्शन करवाता हूं और आप जरा देखिए और सोचिए कि क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा मेरे साथ साथ। इस पर मैंने एक रिएक्शन कराई पापा रिएजेंट के साथ। पापा रिएजेंट रेड फॉस्फोरस और HI क्या करेगा? रेड फॉस्फोरस HI सबको तोड़ देगा और हर चीज को उठाकर, एल्कोहल को भी उड़ा देता है वो, CHO को भी उड़ा देता है, तो सबको उड़ाकर वो किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। तो जब हमने इस कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन CH3 सॉरी रेड फॉस्फोरस और HI के साथ कराई, जो भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है, भयंकर का मतलब मैंने बताया था ये सबको उठाकर कहां ले जाता है? एल्केन में। तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? नॉर्मल हेक्सेन का, जो ये बता रही है कि गिवन कार्बोहाइड्रेट में आपकी कार्बन 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 के बीच में एक चेन मौजूद है। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई एक दूसरी चीज के साथ। ये दूसरी चीज हमारी है कुछ, इनमें से कुछ भी ले लो। जैसे हमने इसके साथ रिएक्शन कराई CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, ये ले लो। या और आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। इनमें से कोई भी कंपाउंड ले लो, ये ले लो या ये ले लो। ठीक। अब जरा चलते हैं, जब हम कहीं पर एल्कोहल की रिएक्शन करवा देते थे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ या एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होता था? याद करो, इस रिएक्शन को हम लोगों ने कहां पढ़ा था? जब हमें फिनॉल की एक्टिविटी को थोड़ा कम करना होता था या एनिलीन की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना रहता था, तो हम इसका यूज करते थे। और रिएक्शन कैसे होती थी? इसके लोन पेयर या इसके लोन पेयर, अटैक ऊपर नीचे बाहर करते थे। तो कैसे प्रोसेस होती थी? अटैक ऊपर नीचे बाहर, यानी क्या जुड़ जाता था? आर सी डबल बॉन्ड O और CH3। क्या चीज निकल जाती? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता था? हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करवाया था और वो जवाब आया था कितना? आपने कहा था 43 यूनिट इसमें होती हैं, लेकिन चूंकि एक H प्लस यहां से जा रहा होता है, इसकी रिएक्शन से 42 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है। यह बात याद आई? चूंकि एक H प्लस इससे जा रहा है, इससे जो इंक्रीमेंट होता है वो 42 यूनिट का होता है।
जब हमने एक एनहाइड्राइड या इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमने यहां ये देखा, अब होगा क्या ये तो आप सबको पता है कि इसका अल्कोहल ही अटैक करेंगे। इन हर जगह पर क्या होगा, इसका अटैक हो जाएगा। अटैक ऊपर नीचे बाहर, इधर जुड़ जाएगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इधर ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ऐसे सब में जुड़ जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5। जब हमने इसके अंदर इसकी रिएक्शन कराई तो हमने ये पाया, ये सब हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि पहले इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमको क्या पता चला कि सब में कार्बन 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 के बीच की चेन है। दूसरे के साथ रिएक्शन कराई तो हमने ये देखा कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो था, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, वो 5 इंटू 42 इतनी यूनिट से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जो हमें यह बता रहा है कि यहां मौजूद है कितने 5 OH ग्रुप जो हैं ये इस शुगर के अंदर, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद हैं। इतनी बात भी समझ में आ गई। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई इनके साथ। एक बार इसकी रिएक्शन हमने कराई HCN के साथ, ठीक है। एक बार हमने इसकी रिएक्शन कराई NH2OH के साथ, इसके साथ एक बार मैंने रिएक्शन कराई NH2OH के साथ, ठीक है। इधर वाले में जो मैंने पीएच रखा इस साइड में, वो पीएच रखा 9 to 10, और इधर इस वाले में हमने पीएच रखा 4 to 5। याद आई मेरी बात, 4 to 5। ये दो रिएक्शन कराई। इन दोनों रिएक्शन, जब ये दोनों रिएक्शन रिएजेंट हमने मिलाए तो हमने देखा ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर गए इसके साथ। यानी ये रिएक्शन होती किसके साथ है, ये रिएक्शन होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। याद है ये रिएक्शन NH2G वाली, और ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। यानी यहां से हमारे दिमाग की ये बत्ती जली कि इस जगह पर पक्का है कि कोई ना कोई कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है, कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद है। तो CC की लिंकेज पता चली, OH की मौजूदगी पता चली, और कार्बोनिल कंपाउंड की मौजूदगी पता चली, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमें यह पता करना था कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड यहां मौजूद है, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर कोशिश करी कि लाओ रिएक्शन करवा दें टॉलेंस रिएजेंट के साथ। एक बार हमने टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई, एक बार हमने इसकी रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कराई, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराए जाने पर हमें पता है ये करते क्या है, ये करते हैं आपका कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज। यानी यहां फॉर्मेशन हुआ, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हुआ, बाकी चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि मीडियम यहां पर भी बेसिक होता है, यहां पर भी बेसिक होता है, तो इसमें बना क्या, इसमें बना ये CH OH का होल 4 4 1 5 CH2OH, ये ऊपर वाले से बना। नीचे वाले में भी सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। मतलब इन दोनों में हमें मिला क्या, इन दोनों में हमको मिला सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ दिस एसिड। ये एसिड जिसमें एक COOH ग्रुप रहता है, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड का, ओके। लेकिन ये कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा था हमको। हमने एक काफी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, काफी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिया हमने Br2 वाटर। ये
काफी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यदि इसके सामने दो ऑप्शन हो, कार्बोनिल और एल्कोहल, तो ये जिसमें कम रिक्वायरमेंट होती है उसको ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ये यहां पर नो इफेक्ट ऑन एल्कोहल, एल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट सीएचओ को ऑक्सीडाइज करके कहां पर ले जाएगा, COOH में। यानी ये पर्टिकुलर चीज यहां पर बना देगी क्या, COOH, नीचे CH2OH का होल 4 और CH2OH। और बच्चों जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है, ये चीज आप आगे पकड़ लोगे कि ये जो है ये आपका यूज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि देखो ये जो है इन्होंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, COH बना दिया, इस वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगे। क्योंकि कीटोन का आगे चलकर जब आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे। तो ये कौन सा केस आ जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन ये आपका ऐसा है, ये वाली चीज, ये अगर CHO ग्रुप है तो CHO को ही करेगा, OH को कुछ नहीं करेगा। सर अगर OH अकेला है तो भी कुछ नहीं होने वाला। वाटर और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ, कार्बोनिल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसके लिए ब्रोमीन वाटर के अंदर खास बात ये है कि ये यूज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए, किन चीजों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं और मैं इस पर, इस ग्लूकोज पर रिएक्शन करवाता हूं। कैसे करवाऊं, ऐसे, इस पर मैं रिएक्शन कराता हूं NaBH4 की। ठीक है, NaBH4 करता क्या है, NaBH4 यहां पर एक काम करेगा, C डबल बॉन्ड O इस कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, इस कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल के अंदर। ये मैं इससे परेशान होने लगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो CHO वाला ग्रुप है ना बच्चों, ये बिल्कुल ऊपर है, ऊपर है। लेकिन ये कंपाउंड अगर कभी आगे चलकर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ये H है, ये H है, अगर आप इस पर NaBH4 की रिएक्शन कराओगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी का मतलब सर सिर्फ यही तो होगा, CH2OH यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। लेकिन 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 जैसे मैंने इस चीज के बारे में जिक्र आपको पहले भी किया था कि अगर ये बीच में होता तो OH इधर भी आ सकता था, OH इधर भी आ सकता था, तब दो पॉसिबिलिटी होती। फिलहाल ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने पर इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर वाला CH2OH, ठीक है, नीचे फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, COH इधर H, फिर इधर C, इधर H, इधर OH, फिर इधर C, इधर OH, इधर H, फिर C, इधर OH, इधर H, और फिर CH2OH। इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज, इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सर क्या हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोले, नो। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव
पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड मौजूद नहीं है, इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। कोई ओज ओज नहीं आया इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यदि मैं Br2 वाटर की जगह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, इसकी जगह मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जैसे मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, कार्बन बोरॉन सब पढ़ा हुआ है आपको, ठीक है। इनके साथ रिएक्शन, अब इनमें क्या होगा? अब ये जो है इसकी पावर ज्यादा है, तो ये करता क्या है, ये आपका दो काम करेगा। एक तो ये आपका ऊपर वाले को, यानी ये थोड़ा सा इसकी पावर ज्यादा है तो ये दो काम करता है, मैं दोनों काम यहां लिख देता हूं। एक तो ये CHO को ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा, COH। हालांकि ये काम तो ब्रोमीन वाटर करता था जो माइल्ड था, तो ये काम ये भी करेगा। एंड एक दूसरा काम ये और करेगा, दूसरा काम ये करेगा कि इसके अंदर 1 डिग्री जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो ये जो है दूसरा काम ये करेगा कि जो 1 डिग्री एल्कोहल यहां मौजूद है उसको भी उठाकर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सर इसकी पावर कहां ज्यादा दिखी? इसने 1 डिग्री को तो किया, 1 डिग्री को उठाकर ये ले जाएगा COOH में, यानी बना देगा क्या, एसिड। दिखी पावर ज्यादा, ठीक है। तो यहां जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड में ऐसा आ जाएगा, इधर COOH, ठीक है, फिर नीचे मैं ऐसे बना देता हूं CH2OH, ऐसे बीच में आया सारा, ठीक है, CH2OH का होल 4, और लास्ट में आ गया COOH, लास्ट में आ गया COOH, इसको बोलते हैं हम सैक्रिक एसिड, ये कहलाता है सैक्रिक एसिड। इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमको मैक्सिमम रिएक्शन वो हैं जो हम लोग की पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हम इन रिएक्शन का, यहां से क्या क्या पता चल गया, कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रेट चेन, 5 OH ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड, और उस कार्बोनिल कंपाउंड में भी क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से हमको पता चल गई। हम इस पे रिसर्च कर ही रहे थे, तभी हमने एक खास बात देखी, और वो खास बात हमने ये देखी कि ग्लूकोज आपका 2,4-DNP शिफ टेस्ट, शिफ रिएजेंट वाला, और NaHSO3, इसके साथ भी टेस्ट पढ़ा था ना, ये देखा हमने कि ग्लूकोज 2,4-DNP तो ग्लूकोज का बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा कि ग्लूकोज ये सारे टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा था, जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट से वो टेस्ट इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के द्वारा दिए नहीं जा रहे थे। अब क्या कारण है कि ये ग्लूकोज इन टेस्ट को नहीं देता है, इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। पहले आप जरा इन रिएक्शन से एक बार रूबरू हो जाइए, और कुछ एसिड, जैसे हमने यहां पर इस एसिड का नाम नहीं लिखा है, ये आपका क्या था, ग्लूकोनिक एसिड, ऊपर क्या था, सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो पहले आप जल्दी से इसको टिप्स, फिर अपन आगे बढ़